यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन। कंटेंट्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हमें इस चैप्टर में जो करना है वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि ग्रेविटी का लॉ क्या था। सेकंड है मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ कि ज़मीन का मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड वन इज वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड, हियर जी स्टैंड फॉर ग्रेविटी कि अगर हम हाइट पर चले जाते हैं, जब अल्टीट्यूड बढ़ जाए, हाइट जो होती है वो बढ़ जाती है, तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी में किस तरह की वेरिएशन आएंगी वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। एंड लास्ट टॉपिक इज मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जितनी भी सैटेलाइट्स स्पेस में मौजूद हैं, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, उनके मोशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। चैप्टर था ग्रेविटेशन। अब देखते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशन कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है उसे हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, उनका दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन जो फोर्स होगी उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। टॉपिक है 5.1 द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। तो वो फोर्स जो ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगा रही है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये देखते हैं कि किस तरह से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आया। सर आइजक न्यूटन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। जो सर आइजक न्यूटन थे वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। 1665 में वो एक मिस्ट्री सॉल्व कर रहे थे कि ज़मीन क्यों सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है और चांद क्यों ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो जब सर आइजक न्यूटन इन सब चीज़ों को स्टडी कर रहे थे, इन सब पजल्स को सॉल्व कर रहे थे, तो वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। सेब का दरख्त था, इस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि एप्पल जो है, सेब जो है वो दरख्त से गिरा है और ज़मीन की तरफ आया है। उन्होंने सेब को फोकस किया कि ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से ये जो सेब है वो नीचे ही आया, ना कि वो ऊपर भी तो जा सकता था ना, तो ऐसी क्या चीज़ है कि वो नीचे ही आया। इस चीज़ को सॉल्व करते करते उन्हें समझ में आया कि यहाँ एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मौजूद है, जिसकी वजह से एप्पल जो था वो किसकी तरफ आ गया, ज़मीन की तरफ आ गया। ग्रेविटी की जो फोर्स जो ज़मीन लगा रही है हर बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे ऐसी फोर्स मौजूद थी जिसकी वजह से बॉडीज जो है वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। और इसके बाद मिस्ट्री भी सॉल्व हो गई कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो इसकी वजह से, इसकी वजह क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही है। और चांद जो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है उसकी वजह भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही है, ठीक है। अब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग एक लॉ आया है, उसे क्या कहा गया है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ये लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन था, इस ये किसके अकॉर्डिंग आया था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के। अब इस लॉ को हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं। इस लॉ के मुताबिक क्या था कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, और जो फोर्स है वो मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, लॉ लिखा हुआ है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2। अब जो फोर्स होगी वो इन दोनों के मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और फॉर एग्जांपल ये जो m1 है, इसके दरमियान जो सेंटर पॉइंट है, इसके सेंटर पॉइंट से लेके m2 के सेंटर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, तो हमारे पास कह रहे हैं कि फोर्स जो है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हमने कहा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d2, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय d2। अब हम क्या करेंगे, f ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटा के हम क्या लगा देंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, जिसको हम क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। f इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय d2। अब ये जो g था, इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। एक केमिस्ट था, उसका नाम था गेवेंडिश। गेवेंडिश ने एक ऑपरेटर सेट किया था। उन्होंने ये ऑपरेटर्स डेंसिटी ऑफ अर्थ मालूम करने के लिए सेट किया था, लेकिन उनकी वफात के बाद, जो गेवेंडिश थे, उनकी वफात के बाद उनके साथ जो काम करने वाले थे, उनके जो को वर्कर्स थे, उन्होंने क्या किया, इसी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया। जो गेवेंडिश ऑपरेटर्स था, उन्होंने इसी को इस्तेमाल करते हुए ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लगाया जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जिसको कह रहे हैं, उन्होंने इसकी वैल्यू गेवेंडिश ऑपरेटर से ही फाइंड की थी, जो कि क्या थी, 6.673 इंटू रेज टू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो न्यूटन्स जो लॉ है, थर्ड लॉ और सेकंड लॉ के बारे में हमने बात की, उन दोनों को सपोर्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है कि जो न्यूटन थर्ड लॉ है ना, वो था एक्शन और रिएक्शन का था। डेफिनेटली इसमें भी यही है कि एक ऑब्जेक्ट अगर फोर्स लगा रहा है तो उसके बदले में दूसरा भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, हम ये एप्पल की एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए ये सेब था, ठीक है, हमने कहा कि सेब जो है वो जमीन की तरफ आया।
अब ये क्वेश्चन ये था कि ये जो सेब, आइजैक न्यूटन ने सोचा कि अगर ठीक है सेब ऊपर तो नहीं जा रहा, ठीक है क्यों, क्योंकि ज़मीन और जो एप्पल जो है ये दोनों एक दूसरे के इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन फोर्सेस है, इसलिए वो हम क्या कह रहे हैं नीचे की तरफ आया। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि अगर जो थर्ड ला था कि एप्पल जो है वो फोर्स लगा रहे हैं और इसके बदले में अर्थ भी फोर्स लगा रही है, फोर्स तो दोनों लगा रहे हैं, सेब नीचे ही क्यों आया, ज़मीन भी तो ऊपर जा सकती थी ना, क्योंकि फोर्स दोनों लगा रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि इसका आंसर ये था कि अब देखिए मैथ्स मैथ्स की बात है, एप्पल जो इसका मैथ्स कम है, जो अर्थ है इसका मैथ्स ज्यादा है, तो न्यूटन सेकंड ला था एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स जो है वो मैथ्स मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैथ्स कम होगा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। सेब जो है इसकी देखें हमने कहा इसका मैथ्स कम है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, बढ़ जाएगा। अर्थ जो है इसका देखें इसका हम कह रहे हैं मैथ्स ज्यादा है, तो डेफिनेटली जब मैथ्स ज्यादा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम है। ठीक है, अब ये हो रहा है कि जैसे जैसे मैथ्स बढ़ता जाएगा तो हम क्या कह रहे हैं कि इसका मैथ्स कम है, डेफिनेटली इसका मैथ्स ज्यादा है, तो सामने सामने नजर आ रहा है कि क्या होगा, एप्पल जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड, कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड हम कह रहे हैं कि अब देखिए हमने कहा था कि हर बॉडी एक्शन परफॉर्म करती है तो उसका कोई रिएक्शन भी जरूर होता है। अब ये है कि हम कह रहे हैं कि जो दो हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे उन दोनों का तो हमने कहा था कि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। ये देख लें, सपोज अगर m1 था ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरा m2 देखिए किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इन दोनों की डायरेक्शंस क्या थी, डिफरेंट थी। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि एक फोर्स ऑब्जेक्ट लगा रहा है तो इसके बदले में दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये ग्रेविटेशन फील्ड एफ जो है इज इक्वल टू जी एम एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। एम ई इज ये जो फोर्स है, एफ स्टैंड फॉर फोर्स एंड जे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम ई स्टैंड फॉर मास ऑफ अर्थ, आर क्या रेडियस ऑफ द अर्थ और डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। पहले ये जो आर स्क्वेयर हमने किस में लिया था, डी स्क्वेयर में लिया था। ठीक है, अब देखिए ये जो ज़मीन है हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिस तरह ये हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है इसी तरह इसके पास कोई ना कोई ऐसा एरिया जिसके अंदर ये फोर्स बहुत ज़्यादा है। अगर हम स्पेस में चले जाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे ये अर्थ हमने कहा कि अर्थ का ये जो एरिया इसमें फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम स्पेस में चले जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है, कि ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्पेस में एक्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि स्पेस तक जाते जाते उसकी अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास रखते हैं, अगर दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, अगर पास नहीं होंगे तो एकदम से एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अर्थ के अराउंड और अगर दूर होंगे तो हम क्या कह सकते हैं, उनकी फोर्स वो क्या करेंगे, काफी टाइम लेंगे। इससे हम क्या करेंगे कि अर्थ के अराउंड ऐसी स्पेस है जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिसको हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। अब उस फील्ड के इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद होंगे उन पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगी बहुत ज़्यादा एक्ट करेगी। अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट कर रही है इन द फील्ड तो इसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी की जो फोर्स एक्ट कर रही है तो हम क्या कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, अर्थ के आसपास वाला जो एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होना शुरू, जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलता जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, और जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आकर पहुंच जाता है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाता है, वहां पे वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। ठीक है, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और फिर वो जो नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है तो उसकी क्या होती है, वो स्पीड के साथ मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इट्स मीन कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हम क्या कहते हैं कि ज्यादा हो गई है, और अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा होने की वजह से बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, मतलब बॉल जब ऊपर गया था वो स्लो गया था, ठीक है, लेकिन जब नीचे है वो तेजी की तरफ आया। क्यों, क्योंकि हम आप क्या करें, अट्रैक्शन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रही है, बढ़ गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखें ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जितनी भी फोर्सेस प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो हमने एरिया देखा, ये जो फील्ड पूरा था, इस फील्ड के अंदर जितनी भी फोर्सेस प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पर यूनिट मास उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स।